महाकौशल में इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर में। और महाकौशल में आखिर कौन किस पर भारी है, क्योंकि 38 सीटों की अगर बात की जाए तो बड़ी डिसाइसिव सीटें महाकौशल की होती हैं। महाकौशल से पिछली बार कांग्रेस को ज़्यादा जैसे कहीं परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर था और शायद सत्ता पाने तक एक बहुत बड़ा रोल महाकौशल ने अदा किया था। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी है ये जानने की कोशिश करते हैं और बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात साहू जी हैं, पूर्व महापौर हैं, महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका प्रभात साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ नाती शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं प्रदेश में, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। विप्लव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि महाकौशल आखिर कितना महत्वपूर्ण दोनों दलों के लिए इस बार बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार और उससे पहले 2013 में जाएं तो परिणाम अलग अलग थे। प्रभात साहू जी, महापौर आप रहे हैं, पहले तो जबलपुर की अगर बात करें और पूरे महाकौशल के विकास की अगर बात करें तो जिसका जिम्मा सबसे ज्यादा महाकौशल विकास प्राधिकरण का होता है, उसके अध्यक्ष भी आप रहे हैं। किस तरीके से महाकौशल के विकास को अगर देखें तो वो होना चाहिए था, हुआ है, या अभी और संभावनाएं हैं? 2003 के पहले का महाकौशल और 2003 के बाद का महाकौशल, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। ये गोड़वाना का, हमारी रानी दुर्गावती का एक बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ से हम सब की विरासत रही है। कांग्रेस के शासन में कभी महाकौशल पर ध्यान नहीं दिया है। हमने पूरा फोकस किया सबसे पहले आवागमन के साधन। जबलपुर से यदि आप कटनी जाना चाहो, कटंगी, बाकी जगह जो कटंगी जाने में ही 2 घंटे लगते थे, आज आप 20 मिनट में वहाँ पर 25 मिनट पहुँचते हैं। जबलपुर से आप सिवनी, छिंदवाड़ा, सिवनी से यदि आप बालाघाट जाना चाहो, सिवनी से आप नरसिंहपुर आना चाहो, सिवनी से आप मंडला जाना चाहें, मंडला से आप डिंडोरी आना चाहें, बाया निवास होकर जाना चाहें, जबलपुर से अमरकाटक आना चाहें, पूरे महाकौशल का आप देखें एक चरित्र सामने। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस आया वो हमने जबलपुर पूरे महाकौशल की सड़कों को 4 लेन किया। आवागमन के अब साधन, पहले लोग जबलपुर और महाकौशल में आने में हिचकते थे, उनको लगता था कि यार ये तो बहुत पिछड़ा है और या वहां जाने में लोगों को तकलीफ होती थी। दमोह नहीं जा सकते थे, सागर 7 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे 3 घंटे हम सागर टच करते हैं। तो हमने सबसे पहला फोकस किया कि पूरे महाकौशल की जितनी सड़कें थी उनको 4 लेन किया, उसमें विकास के कामों को गति दी। उसके बाद यदि हम देखें जबलपुर की बात करें तो मुझे लगता है 2003 के पहले का जबलपुर में जितनी आपको ये सड़कें 4 लेन दिख रही हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मैं एक के बाद एक गिनाना शुरू करूंगा तो लगभग 1.5 घंटे में केवल अपने 2010 से 2015 तक के कार्यकाल गिना सकता हूँ। जिस नर्मदा जी की हम बात करते हैं, उस घाट के सौंदर्यीकरण की बात करें, आज वहाँ महाआरती होती है, करोड़ों की लागत से ग्वारी घाट में, तलवार घाट में विकास कार्य। जबलपुर में आज फ्लाईओवर हमारा पूरे देश का 2nd नंबर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हमारे जबलपुर बन रहा, उसका एक पार्ट का हमने लोकार्पण भी कर दिया। तो सिलसिलेवार यदि आप देखें, जबलपुर से हमने जो हमारी रिंग रोड है, ये रिंग रोड हमारी बनकर तैयार हो रही और पूरे देश की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर बनने जा रही है। हाँ। तो एक के बाद एक मुझे लगता है एयरपोर्ट हमारा, हाँ। पहले तो इन्हीं एक आध कोई वो आती थी, हवाई जहाज आती थी, आज लगातार ट्रेनों की बात कर लें हम तो लगातार हमारी, हाँ, जो श्रृंखला वो बढ़ी है, हमने कनेक्टिविटी बढ़ाई है। क्षेत्रों में काम हुआ है ऐसा? सारे क्षेत्रों में काम हुआ। सौरभ नाती शर्मा जी, कांग्रेस के लिए पिछली बार तो बड़ा अच्छे परिणाम लेकर आया था महाकौशल, इस बार क्या लगता है, इस बार भी क्या वही दोहराया जाएगा या फिर चुनौतियां हैं? देखिए, हम पिछले बार भी महाकौशल में भारी थे और इस बार हम और आगे बढ़ के इधर पर भारी हैं। मैं आदरणीय प्रभात साहू जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, राजनीति में हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 2003 के बाद से 2023 में महाकौशल बदल गया है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि महाकौशल की जो हमारी ऊर्जा थी, जो हमारा स्ट्रेंथ था, वो महाकौशल से पलायन करके बेंगलोर, पुणे, मुंबई ऐसी जगह पर पढ़ने गया और वहीं पर अपना रोजी रोजगार की व्यवस्थाएं बना रहा है। ये एक बदलाव आया है।
महाकौशल की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या स्नेह रहा है ये हमने देखा है। न केवल आम जनता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि गुहार लगाते रहे माननीय शिवराज सिंह जी से कि महाकौशल को कम से कम राज्य की सरकार में प्रतिनिधित्व दें। ना कोई कैबिनेट मंत्री बनाएगा, ना ही कुछ सरकार की तरफ ध्यान दिया गया। और हमारा प्रेम आप देखिए, 2018 में 38 में से 24 सीट हम जीतते हैं। और मध्य प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि जबलपुर में महाकौशल के केंद्र में कैबिनेट मीटिंग कराई जाती है। 3000 करोड़ के प्रस्ताव पास कराए जाते हैं। महाकौशल की धरती से विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। महाकौशल की धरती से 6-6, 8-8 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। महाकौशल की धरती से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और हमारा उस समर्थन के प्रति हमारा ये सम्मान रहा, हम जनता ने जो हमारा सम्मान करा था कि हमने महाकौशल की तरफ ध्यान दिया और यहाँ पर हम लोगों ने वो प्रस्ताव पास करे जो आम जनता के बीच से लेके रखे थे। माननीय प्रभात भैया बोल रहे थे फ्लाईओवर की बात। यहाँ सब जानते हैं कि फ्लाईओवर जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, माननीय कमलनाथ जी परिवहन मंत्री थे, उनने इस बात को रखा था। उसका स्वरूप थोड़ा जरूर इनने बदला है, लेकिन श्रेय लेने की राजनीति के चलते उसको 10 साल विलंब से करके आज वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा सर। विप्लव जी, ये तो राजनीतिक दावे और वादे हैं, बड़े करीब से आप महाकौशल की राजनीति को देख रहे हैं। 2018 के मुद्दे आखिर क्या थे और 2023 में अब जब एक बार फिर चुनावी समर में ये दोनों राजनीतिक दल जा रहे हैं, क्या मुद्दे जनता के हैं, क्या उम्मीदें जनता की हैं, क्या अपेक्षाएं जनता की हैं नेताओं से? देखिए, क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो स्वाभाविक रूप से ये माना गया था कि जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी बनेगा। जबलपुर उस लायक था, स्वाभाविक तौर पर जबलपुर का नाम सामने आया था, लेकिन जबलपुर राजधानी बन नहीं पाया। जब बन नहीं पाया तो जबलपुर को हाई कोर्ट मिला, कुछ केंद्रीय संस्थान, रक्षा संस्थान मिले, लेकिन लोगों के मन में एक टीस तो बनी हुई थी कि महाकौशल का प्रमुख शहर है, महाकौशल का केंद्र है, लेकिन जबलपुर को उसका हक नहीं मिल पाया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, भोपाल शायद सीहोर जिले का एक हिस्सा था, तो भोपाल को वो, तो महाकौशल के मन में ये बात तो शुरू से रही कि हमारे साथ उपेक्षा हुई। ये दोनों दल, दो प्रमुख दल जिनके नाम उस समय अलग थे, बाद में फिर भाजपा कांग्रेस में हुए, केवल 2 प्रमुख दलों में लड़ाई होती थी। तो ये भावना तो बनी रही। और आप समझिए कि शायद 50 से 53 वर्ष हो गए आज, महाकौशल से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। डीपी मिश्रा आखिरी मुख्यमंत्री थे जो महाकौशल के मुख्यमंत्री कहे जा सकते थे। कमलनाथ जी ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कमलनाथ जी बाहर से आके लड़ते हैं चुनाव, महाकौशल के मूल निवासी नहीं थे। उन्होंने तो अपना कर्म क्षेत्र चुना, तो वो महाकौशल के मुख्यमंत्री रहे और आगे भी वो यही बात करते हैं। आप कमलनाथ जी को महाकौशल का नहीं मानते? वो बाहर से आके देखिए मध्य प्रदेश की आधे से महाकौशल में आए नहीं, छिंदवाड़ा मतलब जी मध्य प्रदेश की आधे से ज्यादा जो आबादी है वो यहाँ की मूल निवासी 2-3 पीढ़ी के बाद ही बनी है। ठीक है, मैं आऊंगा प्रभात जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, सुबह से कई सत्र यहाँ पर हुए, बीजेपी के नेता भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए। बात यह आ रही है कि प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तुलना में अपने नेताओं को थोड़ा कम दिया है। 2-2 कैबिनेट मंत्री, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो जबलपुर से 6-6। क्या आप मानते हैं? हालांकि प्रदेश अध्यक्ष तो दिया ही है, राकेश सिंह पिछली बार उनके माननीय अजय विश्नोई जी पूरे 3-3.5 साल गुहार लगाते रहे, उनकी बात तक को उनकी पार्टी ने प्रभात जी से जवाब ले लेते हैं। और हम लोग उस बात का स्वागत करते, भले ही हमारी विरोधी दल के नेता थे, जनप्रतिनिधि थे वो, लेकिन अगर वो मंत्री बनाए जाते या दीगर कोई भी बनाया जाता तो क्षेत्रवाद के नाते हम लोगों को ये अच्छा लगता, हम लोग इसको स्वीकारते। हम लोग खुद उनके स्वर से स्वर मिला रहे थे कि आपके विरोधी भी महाकौशल को प्रतिनिधित्व दें, मगर ये जो सरकार किस तरीके से बनी गई है समूचे मध्य प्रदेश, बहुत से मैनिपुलेशन, भैया की पार्टी को बहुत से मैनिपुलेशन करने पड़े थे, इस कारण से मध्य प्रदेश महाकौशल की उपेक्षा की गई। मैं इस बात को समझ सकता हूं। नहीं, महाकौशल की कहीं उपेक्षा नहीं हुई है और महाकौशल निश्चित रूप से अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं दूसरी बात कहता हूं कि भले हमारी सरकार में मंत्री नहीं रहे, काम में कमी बताओ, विकास में कोई कमी हो तो बताओ। हमने बिना मंत्री रहते हुए आपके 55 साल के विकास के कार्यों में हम भारी पड़े। मैं काम गिना था, आप काम की बात करो। ये सरकार का तय है, ये सरकार को तय करना है, प्रदेश को तय करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि मंत्री कौन बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन यदि हमारे मंत्री नहीं बनने के बाद भी महाकौशल में विकास कहीं रुका हो तो मुझे बताइए। विकास बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और उतनी तेज गति से आगे बढ़ा। वो कैबिनेट की बैठक कराना, जबलपुर में आपने कैबिनेट की बैठक करा लिया तो जबलपुर की जनता को इससे कि आप तो आए, खाए पिए और निकल लिए, बढ़िया नाश्ता किया सबने, खूब बढ़िया।
ऐश किया जबलपुर में आकर। तो कैबिनेट की आकर बैठक नहीं थी, वो कैबिनेट टूरिज्म बैठक देखिए थी। कैबिनेट की बैठक आपने करा ली, बहुत अच्छी बात। उसके आउटपुट क्या है? उसके आउटपुट ये 3000 उसके करोड़ के आउटपुट प्रस्ताव जो आप पास फ्लाईओवर किए की गए बात थे, करते हैं। 80% जो आप फ्लाईओवर की बात 80% कर रहे जो हो, प्रोजेक्ट पास फ्लाईओवर किए गए की थे वो आप लोगों ने वो तो ठंडे देखिए, बस्ते में डाल देखिए, दिया। देखिए, फूड ये- टेस्टिंग सौरभ जी, ये तो कैबिनेट की बैठक होगी तो प्रस्ताव तो पास होंगे ही होंगे। एक मिनट, ये तो देखिए आपकी कैबिनेट की सरकार बैठक है। होती क्यों है ना, पहली बात तो आप समझिए ना आपकी इस बात को। सरकार है, आपको क्या चाहिए था? अगर चलिए वो प्रस्ताव हमारे स्वीकार योग्य नहीं थे, आप उसको रिव्यू करते, आप बोले विकास हुआ। फिर तो सर बात करेंगे कि बांद्रा बांध की मैं राजनीति आपको आपने नहीं एक करी। नहीं 100 काम गिना सकता हूं। जबलपुर का एक छोटा सा कि उदाहरण आपके देता मंत्री हूं। होने के बाद डुमना आप में- जो काम नहीं कर डुमना पाए। में फूड टेस्टिंग लैब पिछले 2.5 साल से बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन का समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए 2.5 साल से वहां की जो फूड टेस्टिंग लैब है वो बन के तैयार खड़ी हुई, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं। जिस तरीके से भाई साहब की पार्टी श्रेय लेने की राजनीति करती है, नहीं, श्रेय लेने की बात नहीं, हम तो जनता के लिए काम करने वाले लोग, महाकौशल जनता के लिए काम करने वाले। विकास की आप बात कर रहे हैं, यदि श्रेय लेना होता वो विकास तो 2003, 2008, 2013, 2014 जबलपुर में। सौरभ जी, मेरा एक सवाल ये है, अभी मध्य प्रदेश की तस्वीर को अगर देखें, दो नेता सबसे आगे नजर आ रहे हैं जो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। ऐसा नहीं है कांग्रेस में नेताओं की कमी है, अरुण यादव हैं, कई और बड़े नेता हैं, राहुल सिंह हैं, यात्राओं में दिख रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं चुक चुका हूं, मुझे छोड़ो भाई। सिंधिया जी पहले एक चेहरा थे, वो अब नहीं है, तो दो लोगों के चेहरे के दम पर क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बार नहीं, आप देखिए हमारी जो भी जन आक्रोश यात्राएं निकली हैं वो रीजन वाइज जहां जहां जिन जिन नेताओं को जवाबदारी दी थी उनने वहां पर उसको लीड करा। जबलपुर महाकौशल से लगे क्षेत्र में राहुल सिंह जी की को उसका प्रभारी बनाया गया था, उनने करा। कांतिलाल भूरिया जी थे, जीतू पटवारी थे, अरुण यादव जी थे, वे अपने अपने क्षेत्र में सब रिकॉर्ड है। मैं आऊंगा प्रभा जी, मैं आऊंगा। मैं सुन नहीं पाया, क्या बोले प्रभात भैया? लड़ाई हो रही है आपकी यात्राओं में, वो ये कह रहे हैं। नहीं, झगड़े कर रहे हैं, कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है। आज से 6 महीने पीछे चली जाइए, जब जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि सड़कों पर निकले थे, मैं समझता हूं 90% जनप्रतिनिधि ऐसे थे जिनको जनता का आक्रोश झेलना पड़ा, जिनके मंचों से, आपके मंचों से भारतीय जनता पार्टी के जो जिला मंत्री थे खरगोन के, उनने इस्तीफा दिया। जनप्रतिनिधि विधायक अपना भाषण दे रहा है, सामने से आदमी अपनी बात रख रहा है तो उसको भगा दिया जा रही है। ये सब तस्वीरें आप लोगों के माध्यम से समूचे एक सेकंड, ये कपोल कल्पित बातें हो रही। अरे मैं आपको हमारी जन आशीर्वाद यात्रा जब भी निकली, टिंडोरी का कल ही लेटेस्ट वीडियो आपको भेज दूंगा। महिलाएं गुहार लगा रही हैं, आउटसोर्स कर्मचारी गुहार लगा रहे हैं, संविदा कर्मचारी गुहार लगा रहे हैं आपके महामती में। और सबसे मजेदार जो मामला अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का नेतृत्व को नकार रही है। 18 साल से शिवराज सिंह जी इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफ्यूज मोड में है। कांग्रेस में भी तो कह सकते हैं ना, कांग्रेस में भी अभी कमलनाथ जी का नाम कांग्रेस में कमलनाथ जी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं ना। मेरे को आप बोलने का मौका नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। जो आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल लगा रहे हैं, हालांकि हालाकमान ने भी कांग्रेस में कमलनाथ को चेहरा तो अभी घोषित किया नहीं है कि यही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं ना, पार्टी आप लोग मान रहे हैं ना। आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं। प्रमुख दल के नेतृत्व स्वीकारता की बात करेंगे, हमारे यहाँ उसमें कहीं कोई शंका को शंका नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अभी सड़फड़ौल हो रही है, जिस तरीके से 7 सांसद 3 मंत्री लड़ाए गए हैं, वे 10 अपने आप में मुख्यमंत्री हैं और उस बात को हवा दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी मंचों से। जब प्रधानमंत्री जी भाषण सुनिए हमारे यहाँ तो पार्टी देखिए, आपके मामा को चिल्ला के गवाही लेनी पड़ रही आम जनता की कि मामा को मुख्यमंत्री चाहते भी नहीं चाहते। जबलपुर और महाकौशल पे केंद्रित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जबलपुर आते हैं, मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लेते हैं भाषण में। सौरभ जी आएंगे। प्रभात जी, आप नगर अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर में, अभी 4-4 का आंकड़ा है जबलपुर की। अगर देखिए 4-4 सीटें कांग्रेस और भाजपा के पास है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए है, क्योंकि नगर अध्यक्ष है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत कोई जिम्मेदारी होती है। हमारे ये डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, कांग्रेस में व्यक्तिगत जिम्मेदारियां चलती हैं, व्यक्तिगत लोग नगर अध्यक्ष संगठन नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ संगठन है, हम अध्यक्ष हैं, उसके पीछे पूरा संगठन है। और मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि देखिए, प्रजातंत्र का, जनता का निर्णय आईना दिखाता है। मैं आपको आज इस मंच पे कह रहा हूं कि आने वाले समय में हम जबलपुर से कांग्रेस की विदाई तय कर देंगे। विप्लव जी, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। जबलपुर में दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की अगर बात करें, क्या कांग्रेस की तस्वीर थोड़ी बदली है जबलपुर में, या अभी भी वही स्थिति है जो पहले वाली थी?
देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जो आंतरिक रणनीति होती है किसी भी दल की, वो आपकी और हमारी नज़रों में तो नहीं होती। राजनीतिक दल जो भी कदम उठाते हैं वो संकेत होते हैं, संकेतों की भाषा आपको समझनी पड़ती है, और संकेतों की भाषा लगभग दोनों दलों में एक समान है। अभी जो समझ में आ रहा है दोनों दलों में एक समान है, और मुझे लगता है कि जो आंकड़ा अभी का है वही आंकड़ा बरकरार रह सकता है। दरअसल विप्लव जी, मैं चाह रहा था कि आपको दूसरी तरफ लेके जाता। मैं अगला सवाल सौरभ जी से पूछ लेता हूँ। सौरभ जी, पहले जब आपके बड़े नेता जबलपुर में आते थे, राहुल गांधी आए या प्रियंका गांधी आए, आप लोग झंडे लगाते थे सड़कों पर। इस बार गदा रखी थी आप लोगों ने। जब गदा रख रहे थे तो कभी सोचा था आप लोगों ने कि पहले तो कभी हमने ऐसा नहीं किया, इस बार हम गदा क्यों रख रहे हैं जबलपुर की सड़कों पर? यही तो भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धि है। जितने पत्रकार यहाँ बैठे शायद उन्होंने भी पहली बार देखा होगा। मेरा बस सवाल ये था कि कभी आपके मन में आया था कभी विचार? बिल्कुल, सवाल आपका था, जवाब भाई साहब ने दे दिया कि जब हम गदा लगाते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम हमारे कलावा कंठी पहनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ होने लगती है? क्या पूरे धर्म की ठेकेदारी आपने रखी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कर्म आधारित राजनीति पर विश्वास करती है। धर्म हमारा आस्था का विषय है। हम राजनीतिक दल में काम करते हैं, लेकिन जितने भी सनातनी हैं वो उस धर्म को मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उदय ही सिर्फ धर्म की भावनाओं पे हुआ है। उनके पास ना कोई विकास का एजेंडा रहता है। जिस विकास की बात माननीय प्रभात भैया कर रहे थे, वो बड़ा होकर जबलपुर छोड़ के बेंगलोर और पूना में काम कर रहा है। तो हमने गदा रखी, हमने मंदिर गए, हमने कलावा लगाया, हमने यज्ञोपवीत करवाए। तो एक मिनट, प्रभात भैया आप बड़े भाई है, मैं आपको सम्मान से सुन रहा हूं। मेरे को नहीं, छोटे होने के नाते मेरे ऊपर अत्याचार ना करें आप। अगर हमने गदा रखी, हम मंदिर जाते हैं, आप उसमें मीम बनाते, आपको क्या तकलीफ? आप क्यों हमारे मंदिर जाने पे ध्यान दे रहे हैं? आपको तकलीफ ये हो रही है कि जिस राम को रख के आपने अपनी झूठी राजनीति खड़ी करी है, कहीं वो घूम ना जाए, कहीं वो आप हमारे कमलनाथ जी का आपने देखा कितना भव्य जो मंदिर बनाया गया है, उसमें कई मीम बनाए जाते हैं, उसमें कई बातें करी जाती। अरे आप विकास की बात करिए, छिंदवाड़ा जाके देखिए वहां किस तरीके का विकास किया गया, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, चूंकि जिस मुद्दे पे आज हम लोगों को बुलाया गया है, महाकौशल के मुद्दे पे, मैं प्रभात भैया से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल डिफरेंस है, उसका सबसे बड़ा जो दंश है वो महाकौशल झेल रहा है। इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस जो समूचे मध्य प्रदेश में, वो महाकौशल झेल रहा है। कई बड़े चेहरे अभी तक के जो 79 उम्मीदवार सामने आए हैं, उनमें कई बड़े चेहरे महाकौशल से पार्टी ने उतारे हैं। राकेश जी अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने थे, प्रहलाद पटेल जी सुबह थे, फग्गन सिंह कुलस्ते जी की अगर बात की जाए, कई और नाम है। हो सकता है आने वाले अभी 151 नामों में और नाम हो। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस उधरती हुई दिखाई देगी आपको? मुझे लगता है कि देखिए, हमारे यहाँ संगठन निर्णय करता है, डर है। और कांग्रेस में निर्णय तो संगठन ने कर लिया। राकेश सिंह जी से दिल से पूछिए वो खुश है कि नहीं। अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाना था। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि 70 साल बाद उनको भगवान राम याद आ रहे हैं। कल तक वो राम के हमको पीढ़ियों से याद, तो मैं चुप रहा। अब मेरी बात तो सुन लो। अच्छा, बोलिए। भगवान राम के अस्तित्व पे आपने प्रश्न चिन्ह लगाए। आप तो भगवान राम के अस्तित्व को मान ही नहीं रहते, और बाकी सब बातें छोड़ दो। अभी आपके नेता तो जो सनातन की संस्कृति उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम तो खुश इस बात से हो रहे हैं कि कल तक केवल एक धर्म को मानने वाले लोग आज कम से कम मंदिरों पे जाके मत्था तो टेक रहे हैं। जब नवरात्रि आती तो दुर्गा उत्सव समिति में आप जाकर वहां पंडालों पे फ्लैक्स लगा रहे हैं। ये आजादी के 70 सालों के बाद हुआ है। तो हमें तो खुशी इस बात की है कि कल तक आप केवल एक धर्म मानते थे, आज कम से कम 70 साल बाद आपने हिंदू के धर्म के अस्तित्व को स्वीकार किया। आपके कहने तो मैं बधाई देना चाहता हूं, मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कांग्रेस के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस को छोड़ दें, स्वीकार किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही धर्म को मुझे मानते खुशी हैं। इस बात की, यहाँ बैठी जो आप निश्चित रूप से जो मंदिर मध्य जाइए। प्रदेश का आदमी है, जो देश का आदमी है, वो भी मंदिर को नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सिर्फ आपने हमें, मैं तो खुशी है ना इस बात की कि आपने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। कल तक तो मानते नहीं थे। आप थोड़ी ना तय करो। 70 साल की बात की, प्रभात जी ने 70 साल की बात की। प्रधानमंत्री हाल में अभी जबलपुर आए थे, 5 तारीख को ही जबलपुर आए थे। रानी दुर्गावती का एक बड़ा स्मारक बन रहा है, उसका शिलान्यास उन्होंने किया। जनजातीय नायकों के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रम जबलपुर में हुए। रघुनाथ शाह, शंकर शाह का बलिदान दिवस यहां मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे। बीजेपी ये कह रही है कि 70 साल में इन जननायकों को कांग्रेस ने या जो भी सरकार रही उसने पूछा नहीं, इतिहास से मिटा दिया गया, भूल गए लोग। क्या कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड? जैसे देखें जनता के बीच कांग्रेस इस बात को किस तरीके से लेकर जा रही है? देखिए, ये समूचा मध्य प्रदेश देख रहा है
और पूरे देश ने देखा कि जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पर किस तरीके से आदिवासियों के साथ शोषण होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सबने देखा किस किस तरीके के कांड आते, मेरे को यहाँ वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब जब समझ में आ रहा है कि महाकौशल में धरती खिसकी हुई है, कैसे उसको रिपेयर किया जाए। आप देखिए मुख्यमंत्री जी अभी पिछले महीने देखे तो महीने में 4 बार आ रहे, वो गैरिसन ग्राउंड जहां सभा होती, मेरा तो आग्रह है कि वो जो टेंट है उसको परमानेंट करके और एक महीना बंदी से आप लोग करा ले तो हो सकता है सरकारी पैसा थोड़ा बचे। आदिवासियों का जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मैं समझता हूं कि ऐसा किसी की सरकारों में नहीं होता। आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। गैर वन पड़त भूमि अधिनियम माननीय शिवराज सिंह जी की जब सरकार बनी थी सबसे पहले टेन्योर में, उसमें उनने उसको लागू करा और बड़े बड़े पूंजीपतियों को नियमों का वायलेशन करते हुए कई सैकड़ों कई हेक्टेयर जमीन किसानों की दे दी। एक ऐसा ही मामला जबलपुर खेरी का था, विप्लव जी जानते हैं उस मुद्दे को। 400 के पास जा रहा हूं। हाँ नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं चूंकि वो जबलपुर के, उस मुद्दे को उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए दिवंगत, मैं उनको बड़ा श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, ईश्वरदास रोहाणी जी उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके कई परिचित, उनके रिश्तेदारों को वो जमीन दे दी गई थी और वहां पर जब कांग्रेस ने संघर्ष करा तो उनकी जमीनें लौटी। किस तरीके से अत्याचार आपने देखा कि अनेकों जगह से जो शोषण की खबरें आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में आ रहा है कि महाकौशल क्षेत्र जो कि हमारे आदिवासी साथियों की धरती रही है, जैसा आपने मूल निवासी की बात करी, यहाँ के मूल निवासी तो वास्तव में वही थे, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उस भावना से हम लोग काम करते हैं और वही कारण था कि 2018 में 38 में से हम लोग 24 जीते थे और इस बार हम लोग 38 में से कम 32-34 जीतने जा रहे हैं। विप्लव जी, महाकौशल की जब बात आती है तो आदिवासी क्षेत्र एक बड़ा मध्य प्रदेश में है। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती से होती है, राष्ट्रपति आती हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करती हैं। पेसा अधिनियम की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आती है। मुझे ऐसा याद आ रहा है मुख्यमंत्री ने कहा था 14 या 17 घोषणाएं थी जिनको पहले किया गया था, उनको भी पूरा कर दिया गया। पेसा नियम, जनजातियों के गौरव की बात, क्या मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, ऐसा है कि आदिवासियों का जो वोट बैंक है, ये तो बनी बात है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है और दोनों दल उसको अपनी तरफ खींचने के प्रयास में रहेंगे। और ये निश्चित तौर पे आदिवासियों की स्थिति पिछले कुछ दशकों में बहुत खराब थी, अब धीरे धीरे सुधर रही है, दोनों दल उस पर ध्यान दे रहे हैं। चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है तो वो प्रयास कर रही है और उसके कुछ उसको फायदे भी मिलते दिख रहे हैं और कांग्रेस भी कोशिश यही कर रही है कि आदिवासियों को किसी भी तरीके से अपनी तरफ खींचा जा सके। तो वो प्रयास तो दोनों दल कर रहे हैं। अब ये इसका तो परिणाम क्या होगा कुल मिला के सामने तभी आएगा जब चुनाव हो जाएंगे और रिजल्ट आएंगे। प्रभात जी, प्रधानमंत्री ने कहा अभी हाल में जबलपुर से ही कि 11 करोड़ लोग इस देश में ऐसे थे 2014 के पहले जो सरकारी खजाने से तमाम योजनाओं का पैसा ले रहे थे। हमने सफाई की है, वो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में महाकौशल की अगर बात करें तो कृषि में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। क्या संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो हम 1 रुपए भेजते थे तो नीचे 15 पैसे आता था। 85 पैसा हमारे भाई लोग बंदरवाट कर लेते थे। आज 1 रुपए भेजते हैं, 1250 रुपए यदि बहनों के खाते में आता है तो 1250 रुपए बहनों के खाते में आता है। 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए नीचे तक आता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज 9 साल के बाद भी बेदाग होकर निकल रहे हैं। रहा सवाल आदिवासियों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, वोट बैंक की राजनीति की नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम आदिवासियों के वोटों की बात कर रहे हैं तो आपको भैया क्यों नहीं याद नहीं आई रानी दुर्गावती की? आपने क्यों नहीं चिंता की? 2003 में हमारी सरकार बन गई थी, हमने आदिवासियों के वोट लिए, हमको आदिवासियों ने वोट दिए, 2008 में हमको दिए, तब आपने रानी दुर्गावती की चिंता क्यों नहीं की? 2013 में आपने क्यों नहीं किया? हमने यदि चिंता की तो आपको वेट में तकलीफ क्यों हो रही? हमने ये कहा कि संत रविदास केवल अनुसूचित जाति के संत नहीं थे, संपूर्ण मानव जाति के संत थे। उन्होंने जो दर्शन दिया वो संपूर्ण मानव जाति के लिए दर्शन दिया और इसलिए जिनको इतिहासकारों ने, कांग्रेस के इतिहासकारों ने दबा के रखा, हमने ऐसे महान संतों को, ऐसे महापुरुषों को निकाला। आज वो 100 करोड़ की लागत से थी रानी दुर्गावती का जो हमारा स्मारक बन रहा है, हमारा महाकाल का लोक बन रहा है, हमारे बनारस में बन रहा है।
मध्य प्रदेश में आप चारों तरफ से अभी हमारे 100 करोड़ से ऊपर का हमारे संत रविदास जी का जो लोक कल्याण बन रहा है, तो इतिहास मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी सरकार ऐसा बदला तो आपने गोडसे को गांधी के ऊपर ला दिया, गोडसे के मंदिर आप बनाने लगे। ये आप इतिहास पढ़ाना चाहते हो आगे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि आपके पास कोई फैक्टर नहीं था। आपकी सरकार आई तो आपने 2003 से आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रभात भैया 2003 से 2023 तक आदिवासियों के उत्थान के लिए आपकी सरकार ने क्या कर दिया? सिर्फ वादे करके, और जहां तक आंकड़े की बात है, मिलते थे वो बंद, जहां तक आंकड़े की बात है, देश में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सौरभ जी, एक मुद्दा आप शायद मिस कर रहे हैं, जो मुझे लगता है मैं ही बता देता हूं आपको। रोजगार का मुद्दा आप मानते हैं या नहीं मानते हो कि आपका केंद्रीय नेतृत्व मानता है? लेकिन सुनिए ना, सवाल पूरा सुनिए। आपका केंद्रीय नेतृत्व, प्रियंका गांधी जी जब जबलपुर पहुंची तो उन्होंने ना कई सारे घोटाले बताए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 222 महीने में 223 घोटाले जो हैं वो बीजेपी की सरकार ने किए, और 20-25 घोटाले गिना भी दिए उन्होंने। और एक और आंकड़ा उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल 21 रोजगार बीजेपी की सरकार ने दिए हैं। कुछ आपको बताया उन्होंने कि कौन कौन से वो 21 रोजगार थे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो लाखों रोजगार दिए हैं। कुछ 21 रोजगार बताए होंगे आपको कि आप जाइए जनता के बीच में बताइएगा, वो कुछ चर्चा हुई थी कभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं समझता हूँ इस पे प्रभात भैया बता दें कि 20 सालों में कितने रोजगार। तो गिना दिए थे वो रोजगार। सुनिए ना, अरे मैं समझिए वो 21 उनसे पूछ के बता लूंगा जिनने बोला है आपको। आपको नहीं बता के गई थी क्या? सुनिए ना, जनता के जहां आपने घोटालों की बात करी, तो ये क्या प्रदेश ने नहीं देखा अभी पटवारी? मैं रोजगार, सर देखिए घोटालों पे बात हो रही है, मैं रोजगार पे आपसे अच्छा सुनिए, सुनिए निवेदन कर रहा हूं सर, मैं रोजगार पे आंकड़े जानना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बड़ा विवादित मुद्दा हुआ था कि 21 रोजगार आखिर कौन से हैं, और क्या वाकई 21 रोजगार मध्य प्रदेश में दिए हैं बीजेपी की सरकार ने? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो मेरा कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आपने मेरे से बोला कि रोजगार जवाब ले लेना। आपने मेरे से कहा कि रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषय को मैं भूल गया। मैं भूल नहीं गया, मैंने सबसे पहली बात जो यहाँ पर कही थी वो कही थी कि जबलपुर का जो नौजवान है यहाँ से पलायन महाकौशल का, अरे प्रभात क्या उनके लिए क्या छोड़ा? आपके जितने परिचित के हैं, आपके जितने परिचित के हैं, उनके बच्चे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ इनके परिवार के बच्चे भी जबलपुर और महाकौशल की धरती को छोड़ के नागपुर चले गए, बेंगलोर चले गए। आज स्थिति यह है कि जबलपुर में आदमी इलाज नहीं कराना चाहता, यहाँ के चिकित्सा व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। कहने को 7 यूनिवर्सिटियां हैं। आप प्रभात भी बताता हूँ आपको, जबलपुर का एक मिनट मुझे ये बता दो कि आजादी के बाद से 55-60 साल तक आपकी सरकार थी, रोजगार के कितने साधन आपने उपलब्ध कराए इस प्रदेश में? अरे हमने कराए, जिसको आप बेच रहे हैं, रेलवे आप बेच रहे हैं, भेल आप बेच रहे हैं, आपने जीसीएफ बेच दी है, जीआईएफ बेच दी, बीएफजे बेच दी, ये सबका सेंट्रलाइजेशन हमने करा, इसका सरकारीकरण हमने करा। ये तो किसानी रेलवे हमने, हमारी जो पॉलिसी बनती थी, 5 मिनिमम प्रोग्राम जो बनते थे वो इसके लिए बनते थे कि राष्ट्रीयकरण हो, ताकि इस आवाम की जो देश में रहने वाले हैं उनको सरकारी नौकरियां मिले। आपने आज पेंशनरों की क्या स्थिति कर दी है? ओपीएस पे आप बोलना नहीं चाहते। जितने सरकारी डिपार्टमेंट है 90% आउटसोर्स और संविदा पे चल रहे हैं, ये कर दिया आपने। हमने जो जोड़ा था आपने उसको लुटा दिया, अंबानी को दे दिया, माल्या को दे दिया, मेहुल चौकसी को दे दिया, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबको आप खिलाते रहे। आज हमने जो किया, जो गरीब आदमी है इस 10 साल में जो गरीब था और गरीब होता गया, जो रईस था और रईस हो गया। आप इस बात पे गर्व कर रहे हैं कि अंबानी विश्व का सबसे रईस आदमी बन गया। आपने देखा कि विश्व का सबसे गरीब आदमी जो है वो हिंदुस्तान में वास करता है। आप अपनी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और जहां तक आंकड़े की बात है, आपके आंकड़े तो ये होते हैं जो 1 रुपए चलता है ना, आंकड़े में आप 2.5 रुपए बांटना दिखा दोगे। सौरभ जी, आप और प्रभात जी बहुत सीजन नेता हैं। मुझे लगता है कि डिस्कशन से हम बातें करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुद्दे आएंगे। देखिए, जिन बातों को आपने कहा ना, विधानसभा के चुनाव में शायद बहुत ज्यादा मुद्दे, जनता को सड़क पानी बिजली के मुद्दे चाहिए सर। नहीं, सुनिए ना, मैं एक मिनट बात सुने। बेसिक आप विधायक से क्या चाहता है? वो मेहुल चौकसी की बात तो नहीं करेगा ना विधायक से। वो विधायक से चाहेगा कि मेरे घर का सड़क, मेरे सामने सड़क अच्छी बन जाए, पानी आ जाए। मैं वहीं से करूंगा जिससे रोजगार क्रिएट हो सकते थे। वो पूंजी तो इन उद्योगपतियों को बांट दी। आप बता दो आजादी के बाद से कोई बड़े रोजगार के साधन आपने उपलब्ध कराया तो बताओ। सरकार अब बताने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। 2014 से अब तक डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल यूनिवर्सिटियां, आप मानते हैं? वो तो फिर जबलपुर भी आपने बसा दिया।
अरे प्रभात जी, नहीं तो 70 साल में हमने करा, तब तो आप बेच पा रहे कि कांग्रेस नहीं होती तो हम अरे लोग जबलपुर में नहीं आते। अरे प्रभात जी, अच्छा, तो ये 70 साल पूरा- छोड़िए, अभी नहीं होता। 15 साल का भी हिसाब दोनों से पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपकी सरकार 15 साल भी रही, 15 महीने भी रही है यहाँ पे। प्रभात जी, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। डबल इंजन की सरकार केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं किस तरीके से प्रभाव डाल रही हैं मध्य प्रदेश की महाकौशल की जनता पर खास तौर से? मुझे लगता है कि यदि आप ईमानदारी से आकलन करेंगे हाँ तो भूतो न भविष्यतो। हाँ इनके नेता तिरपाल और पन्नी बांटते हैं। अभी मैं 7 दिन पहले आपका आप पूछते पहले हैं, आप सुन इस तो लो तरफ मेरी बात, पूछ सुन जाते तो लो। हो। हम पक्के मकान दे रहे हैं। 10 साल की कभी केंद्र किसी ने सरकार कल्पना में की थी, जबलपुर में कभी क्या आपने हुआ, तो कल्पना ये की बता थी दें। कि किसी गरीब को उसको पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनकी 2.5 लाख देख रुपए का लीजिए मिले। जाके, अरे दो आप दो की जाओ, तीन आप तीन मेरे किस्तें साथ चलो ना। चलिए मेरे साथ अरे आप कटौंधा, मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ कटौंधा मैं आपको चलिए, दिखाता हूँ प्रधानमंत्री। मेरे साथ अभी मैं पन्नी 7 दिन मोहल्ला पहले एक चलिए। घर में गया, मैं आपको 15 लेके मकान चलता बने हूं। हुए थे उनकी छतें प्रधानमंत्री खोल आवास। के जब मैं रखी। उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा ये घर आपने बहुत सुंदर घर बनाया। बोले भाई साहब प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे पैसा मिला। हम उन लगातार 15 घरों में गए। देखिए राजनीति करना अलग बात है, चिल्लाना अलग बात है। प्रजातंत्र में जनता के बीच में जाओगे ना तब हम बोलेंगे कि आपने इतना प्रधानमंत्री करा था, हमारे 2018 प्रधानमंत्री ने में पक्की छतें दी। 2018 में पक्की छतें जनता दी ने हमारे आपको- प्रधानमंत्री 2018 में जनता ने 2018 आपको में क्यों अस्वीकार केवल किया? केवल करप्शन 2018 में आपको क्यों केवल अस्वीकार आपका किया? जो और वल्लभ आपकी भवन था, लाडली- सुनिए, वल्लभ भवन था, सुनिए। वो केवल करप्शन का अड्डा बन गया, लेन देन का अड्डा बन गया, कोई काम नहीं हुए। आप इससे बड़ी बात मैं बताऊं आपसे, आप जरा मुझे बताएं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आपकी सरकार ने बंद कर दी, क्योंकि आपके पास पैसा अरे आप बताइएगा, हमने बंद कर दिया। सौरभ जी, हमारी जनता भी सरकार है, आई तो हमने जनता भी है, ये क्योंकि बेटियां चुनाव में बेटियां जरा आपको बताएं। सुनिए, गाँव मैं में बता रहा बेटियों हूं। के बीच में ही जाना है, और ये प्रबुद्ध जन मैं बैठे बता हुए रहा हैं हूं। सामने, और यही वो जनता है जो आपको वोट करेगी। तो कुछ बिल्कुल सवाल बिल्कुल जनता बहुत- के भी ले लेते हैं। सुनिए आप दोनों तो मंचों पे लड़ेंगे ही, लेकिन जनता भी आपके सामने है। भारतीय कोई जनता सवाल- भाई साहब सुनिएगा। अच्छा हाँ, सॉरी। जनता जनार्दन है सर, लोकतंत्र में यही सत्ताएं बनाती है, इसको सुन लें। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। मेरा नाम तुष्टि है। मेरा सवाल प्रभात सर से है। मेरा सवाल ये है कि जो अभी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव के मैदान में उतारा है, इस फैसले में उनका क्या मतलब, जो मुख्यमंत्री को लेके क्या डर दिख रहा है? मुख्यमंत्री को लेकर क्या डर दिख रहा है? हाँ। प्रभात जी, क्या बोले? जो बड़े नेताओं को पार्टी ने उतारा है, तो क्या कोई डर दिख रहा है पार्टी को? ये आपको लगता होगा, ये तो पार्टी का अपना निर्णय होता है। हम निर्णय करते हैं, लोगों को उतारते हैं पार्टी में, इसमें कहीं कोई भय की बात नहीं। और कोई सवाल? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी के निर्णय को सब स्वीकार करते हैं। उनको लगा कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा सवाल सौरभ शर्मा जी से है। सर पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस सत्ता में आई सर, लेकिन सर जब कांग्रेस हम प्रदेश में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है सर, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर उसके बाद मतलब जब चुनाव जीतती है उसको बहुमत मिलता है तो फिर 2 नेता जाते हैं सर, 2 नेता जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे सिंधिया जी ने चुनाव जीतने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए सर। मेरा प्रश्न आपसे सिंपल सा ये है सर कि कब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इतनी स्ट्रांग हो पाएगी कि वो स्टेट में अपनी पॉलिटिक्स को संभाल सके, जिससे कि प्रदेशवासियों के लिए अच्छा हो? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस 10 साल के पहले आप अगर देखें तो राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस पार्टी ही थी जो इस देश का निर्माण में लगी हुई थी। जहाँ तक आपने मध्य प्रदेश की बात करी, निसंदेह 2018 में हमसे चूक हो गई कि हम उस बेईमानी को समझ नहीं पाए और वो बेईमानी हो गई। लेकिन वो जो चूक हुई थी उसका खामियाजा हमने नहीं भुगता, उसका खामियाजा इस मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं ने भुगता। क्योंकि कोई भी सरकारें बनती है, कोई राजनीतिक दल तो अपने एजेंडे, अपनी घोषणाएं, अपने वचन लेके जाता है, लेकिन सरकार जो होती वो जनता के द्वारा चुनी गई थी। आप सबने उस सरकार को चुना था और वो सरकार को समझ ही में नहीं आया कि कैसे उसकी चुनी हुई सरकार को लूट लिया गया, खरीद लिया गया। 15 महीने हम लोगों को काम करने के मिले, उसमें लोकसभा की आचार संहिता भी रही। काम शुरू होते होते मेरे ख्याल से 10, 11, 12 महीने हम लोग को मिले। हम लोगों ने जो वचन दिए थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करती है और हम लोग वचन देते। कमलनाथ जी ने जो वचन दिए थे तत्काल सरकार बनते ही उन्होंने उसको लागू करा। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली। मैं समझता हूँ जो संपन्न यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप ध्यान करें, आपके घर के भी 100 रुपये के बिल आया करते थे। जिन बेटियों की शादी की बात प्रभात भैया कर रहे हैं, आपके ज़माने में 28,000 रुपये की सामग्री दी जाती थी। प्लेटिना करके एक मटेरियल होता है, उसको पोत के पायलों को चांदी का बोल के दिया जाता था। ये गड़बड़ी हम लोगों ने महसूस करी तो सीधे 51,000 रुपये खाते में देने का काम करा।
हम लोगों ने बात करी थी निराश्रित पेंशन को 2 स्टेप में बढ़ाने की, तत्काल प्रभाव से 600 किया जाएगा, सरकार चलते चलते साल 1.5 साल में 1000 किया जाएगा, तत्काल उसको 600 किया गया। ये तो 2-3 हमने आपके सामने उदाहरण दिए। निसंदेह आपका जो सवाल है, इस बार ऐसी कोई चूक नहीं होने वाली, क्योंकि आप सब जो मध्य प्रदेश के आम मतदाता हैं भारी मतों से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो हमारे काम उस समय रुक गए थे उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। सौरभ जी, जो आपने जवाब दिया ना, इसमें एक सवाल मेरा और जुड़ता है। कांग्रेस हर बार ये कहती है कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। ठीक है, अगर विधायकों को आप पहचान नहीं पाए होंगे तो कोई दिक्कत हो सकती है। उपचुनाव में गए, ये तो लोकतंत्र है, तमाम वही विधायक उपचुनाव में गए। कई विधायक ऐसे थे जो 50,000 से ज्यादा मतों से मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीते थे, वही विधायक जो दल बदल के आप भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जनता नकार तो रही नहीं है उनको, और जो हारे थे स्वीकार कर रही है। और जो हारे थे, हारने वालों की संख्या कितनी थी आप जानते हैं? 10 नहीं, 9 संख्या थी। सुनिए ना, 18 के करीब विधायक जीते थे, सुनिए ना, और उसमें से कई विधायक ऐसे थे जो 50,000 मतों से जीते थे। अगर जनता को नकारना होता, जनता तब नकार देती ना। देखिए, लोकतंत्र में हम जब जाते चुनाव में जाएंगे ना, आप जाएंगे ना। जो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिस तरीके से धन बल का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने करा जब उनके पैरों के नीचे, सुनिए ना, आप तो उस समय दावा करते थे कि आप पूरी सीटें जीतने जा रहे हैं उपचुनाव की। आप 9 कहां से आ रहे हैं? जहां से गद्दारी हुई थी। और इस चुनाव में आप देख लीजिएगा, ये आम जनता उस बात का बदला आप 9 को क्यों सुन रहे हैं? आप तो फिर सारों को गिनिए ना, सारों पे आइए आप। जो 50,000 से वोट चुनाव जीते हैं, आप उनको नहीं मान रहे हैं क्या? वो नहीं, और जो हमारे नहीं, जो वहां से जीते हैं, जो बेईमानी करके गए थे वहां से 9 कांग्रेस के नहीं जीते क्या? विप्लव जी, महाकौशल के तो कई मुद्दे हैं ही, साथ साथ अगर महाकौशल में संभावनाओं को तलाशें, रोजगार की संभावनाओं को तलाशें या औद्योगिक संभावनाओं को तलाशें, एक बड़ा ऑर्डिनेंस का एक बड़ा क्षेत्र है। देखें तो 4 फैक्ट्रीज ऑर्डिनेंस को लेकर यहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश में अंबानी के हाथ जा गया है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। वो जनता ना जिसके सामने पड़े, पानी नहीं आता, सड़क नहीं आता, सड़क नहीं है, वो सर वो पूछती है सवाल, अपने उस विधायक को ढूंढती है कि कहाँ है। अच्छा, जबलपुर में सबसे बड़ी दिक्कत एक जनता के बीच में सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा को, आसानी से उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा अंबानी जी को काम इनकी सरकार ने दिए। अगर उसमें पीछे चले जाएंगे ना, और अच्छा, GCF किसने बनाई? किसने बनाई? सर सुनिए ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितनी है वो आप हमसे पूछ रहे हो 70 साल से कि हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हो आपको दिख नहीं रही कि हमने क्या करा 70 साल में। ठीक है सौरभ जी, संभावनाओं को तलाशने थोड़ा वो भी जरूरी है। जनता तो आपकी बहस में उलझ जाएगी तो फिर शायद संभावनाओं को ले नहीं पाएगी। विप्लव जी, रोजगार के कई साधन उपलब्ध होंगे। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अगर हम रक्षा के क्षेत्र में बन रहे हैं तो जबलपुर का एक बहुत बड़ा योगदान है। रोजगार के क्षेत्र के लिहाज से अगर समझें तो ये कितना बड़ा फैक्टर है जबलपुर के लिहाज से? जबलपुर में देखिए 4 बड़े रक्षा संस्थान है, और जो बोफोर्स तोप है वो भी जो रीअसेंबलिंग है वो जबलपुर में ही होती है। और सबसे मेन बात ये आप समझें कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। जबलपुर में विकास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जबलपुर की जनता को समझिए आप, जब महाकौशल क्षेत्र की एक मांग है कि जबलपुर को एक अच्छा प्रतिनिधित्व चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जनता के मन की बात अगर करूं तो जनता को यह लगता है कि जबलपुर को या महाकौशल को कभी भी मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला है। तो कोशिश तो जनता की ये होनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम करे जनता भी कि यहाँ से जबलपुर को मुख्यमंत्री का पद मिले, और नेताओं को भी, दलों को भी ये विकास या जितने भी उपहार हैं या जो भी सब बातें तब संभव हो पाएंगी जब यहाँ पे सुदृढ़ राजनीतिक नेतृत्व होगा। हाँ। आप देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आज इंदौर में और भोपाल में मेट्रो रेल का उद्घाटन हो गया है, लेकिन जबलपुर में अभी नहीं हो पाया। और ये दोनों दलों के लिए लागू है बात, जब तक आप राजनीतिक नेतृत्व थोड़ा सुदृढ़ नहीं करेंगे तो काम हो नहीं पाएगा। जबलपुर को तो जो होना था, जो हो सकता था, वो हो नहीं पाया, ये तय है। जबलपुर आगे बहुत बढ़ सकता है, अभी बहुत पर्यटन की यहाँ पर संभावनाएं हैं। 3 नेशनल पार्क जबलपुर से लगे हुए हैं, लेकिन उनका भी एक तरीके से जैसा उनको एक मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, पर्यटन आना चाहिए, वो नहीं हो पाया। उस पर काम होने की आवश्यकता है। प्रभात जी, इस बार दे देंगे कि जबलपुर से मुख्यमंत्री अगर आपकी सरकार बनती है तो? कांग्रेस कह रही हमने दे दिया है, महाकौशल से बनेगा कांग्रेस। सौरभ भाई घोषणा कर दें कि मुख्यमंत्री यहाँ से मिलेंगे। सौरभ भाई घोषणा कर दें, जब मुख्यमंत्री आपका तब मिलेगा जब जनता आपको जिताएगी तब ना। जनता तो भाजपा को जिताने के लिए बैठी हुई है। अब आप यदि हसीन सपने देखते रहो तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हम आपस में आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे। प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। और सौरभ भाई इस बात को भूल रहे हो,
आप कि यदि 18 महीने की सरकार आपके लोग बदल के बिक के आ गए, तो सबसे ज्यादा यदि इस देश के अंदर सरकार गिराने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। 1992 में हमारी चुनी हुई सरकार आपने गिरा दी। ऐसे कितने लगातार आप देखिए पूरे देश के अंदर, आप सीनियर पत्रकार हैं, सरकारें सिद्धांतों के आधार पर गिरी थी। आपने आपकी बेईमानी के चलते गिरी थी। अभी तो खरीदी जा रही है सरकार, गोवा में खरीदी जा रही, कर्नाटक में खरीदी जा रही, मेघालय में खरीदी जा रही, मध्य प्रदेश में खरीदी जा रही। सिद्धांतों के आधार पे आपकी सरकारें गिरी थी उस दौर पे। अभी सिद्धांतों की नहीं, अभी धन बल के आधार पर आप कर रहे हैं। सिद्धांत का और कांग्रेस का तो दूर का नाता नहीं। फैक्टर है मध्य प्रदेश में आधी आबादी जिसको कहा जाता है महिला फैक्टर। महिला वोटर्स को लेकर दोनों राजनीतिक दल अलग अलग वादे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने हाल में उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी 200 रुपये थी उसको 100 रुपये और बढ़ा दिया, अब 300 रुपये हो गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हाल में संसद से हमने देखा, 3 तलाक जैसे कई मुद्दे थे। वहीं कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की हैं। क्या लगता है महिलाएं मध्य प्रदेश की, खासतौर के महाकौशल की, आप तो कहेंगे कि हमारी तरफ ही जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से जो काम भारतीय जनता पार्टी ये करी कि हमने कर दिए हैं, किस तरफ जाती हुई आपको लगता है? आप कांग्रेस की तरफ है? देखिए निसंदेह मैं आपको बता रहा हूँ, इस मध्य प्रदेश की जनता के अंदर एक कोफ्त है, एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, क्योंकि जिस सरकार को उनने चुना था उसको लूट लिया गया। महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, सभी का साथ समर्थन हमको मिलना है। जहाँ तक आपकी लाडली बहना की आप बात कर रहे हैं, इनकी नींद तब खुली जब नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी ने उसको करा, और बड़ी ईमानदारी से उसके हम लोग फॉर्म भरे हैं कि जैसे ही सरकार बनती है, और उसमें ऐसा कोई ना कास्ट बैरियर लगाया गया ना एज बैरियर लगाया, क्योंकि हमारी जो भी योजनाएं थी हमारी पिछली सरकार में आपने देखा था। मैं तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से, कई जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करता हूँ कि अगर वाकई में आप लाडली बहना योजना को, अगर सरकार आती है जिसके आसार कम दिख रहे हैं कि आपकी सरकार आती है, तो 5 साल आप अगर उसको चलाएंगे तो एक शपथ पत्र दें कि हम 5 साल तक आप हमारा जो लाडली बहना योजना है हम उसको लागू रखेंगे और 5 साल तक उसको 3000 तक पहुंचाएंगे। एक शपथ पत्र देने का आप काम करें, क्योंकि शिवराज सिंह जी की घोषणाओं पे ना इस प्रदेश को विश्वास है, ना महाकौशल के किसी मतदाता को विश्वास है। लाडली बहना योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि नारी सम्मान योजना जो कमलनाथ जी ने जिसका वचन दिया था, हम लोगों में घोषणाएं नहीं होती, उसको बड़े अच्छे से महिलाओं तक पहुंचा जा रहा था। लेकिन शिवराज सिंह जी चूंकि उनकी सरकार है, उनको लगा तत्काल 2-3 महीने अगर मेरे द्वारा दिया जाता है तो महिला वोटरों का समर्थन मेरे साथ हो जाएगा। मगर ये उनके मन का भ्रम है, क्योंकि शिवराज सिंह जी की जो भी घोषणाएं होती, जो भी वादे होते हैं, मैं तो कल एक सोशल मीडिया में देख रहा था, वो तो कौन बनेगा करोड़पति में भी चल गया कि जो घोषणावीर मुख्यमंत्री किसको बोला जाता है। तो जिस मुख्यमंत्री का अगर ऐसा स्टेटस हो तो मैं समझता हूँ कोई भी वर्ग उन पे विश्वास नहीं करने वाला। सौरभ जी, प्रभात जी, समय मेरे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रभात साहू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सौरभ नाथी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विप्लव अग्रवाल जी आप हमारे साथ जुड़े, और मध्य प्रदेश के महाकौशल की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर आपकी है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि महाकौशल में अभी एक वर्ग ऐसा है राजनीति में जो केंद्र के या मध्य प्रदेश के बाहर के मुद्दों पर मध्य प्रदेश में राजनीति करना चाहता है, वो मुद्दे मध्य प्रदेश में लाना चाहता है। अब सवाल यह है कि जनता किसके वादे और किसके दावों को सही मानेगी, ये तो वक्त ही बताएगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। फिलहाल इस सत्र में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।